नमस्कार दोस्तों, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं सुंदर बसवाल, सहायक आचार्य इतिहास कला संस्कृति विभाग। आज आप लोगों से चर्चा करूंगा आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय रियासतों का एकीकरण विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे कि भारत की आज़ादी के बाद में ये भारतीय रियासतों का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, कौन कौन सी रियासतें थी, इस विषय पर हम आज बात करेंगे। और कौन थे इनके रियासतों के एकीकरण करने का श्रेय किसको जाता है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आप लोगों को विदित है कि जिस तरह भारत की आज़ादी के समय 562 देशी रियासतें थी और इन 562 देशी रियासतों के जो शासक थे वो अपने आप को स्वतंत्र मान बैठे थे। इसकी क्या प्रक्रिया रही, इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को जानकारी लेकर बता दूं कि 4 जुलाई 1947 ब्रिटेन की संसद में एक अधिनियम रखा गया और इस प्रस्ताव के अंदर भारत की आज़ादी का प्रस्ताव था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का ये प्रस्ताव था और 18 जुलाई को यह है वहां पारित हो गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद ने भारत की आज़ादी का प्रस्ताव पारित कर दिया और इस प्रस्ताव के अंतर्गत यह बात रखी गई कि 15 अगस्त 1947 को दो देश भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र कर दिए जाएंगे। उसकी तिथि 15 अगस्त निश्चित कर दी और इस तरह से 14 अगस्त की रात्रि को 12 बजे यह घोषणा हुई कि आज से भारत और पाकिस्तान दो देश बनाए जाते हैं। और नेहरू जी ने अपना चिर प्रतीक्षित भाषण, जो वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट करने की बात कही थी, जो ट्विस्ट ऑफ डेस्टिनी के नाम से प्रसिद्ध है, वो उस अधिनियम इस तरह भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। हम 15 अगस्त को हमारी आज़ादी का दिन मनाते हैं, पाकिस्तान उसको 14 अगस्त को मनाता है। इस तरह भारत और पाकिस्तान दो देश स्वतंत्र हुए और इस स्वतंत्र होने के बाद में हमारे देश के सामने, हमारे भारत के सामने क्या समस्याएं आई, भारत के एकीकरण को लेकर, जो टुकड़ों में बिखरा हुआ था उसका एकीकरण किस तरह से उसको एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं, उसके लिए समस्या आई। हम देखते हैं अब उसकी तरफ, बैक की तरफ, कि उस समय 1947 में भारत में अंतरिम सरकार चल रही थी। अंतरिम सरकार, नेहरू जी इस समय प्रधानमंत्री थे और जो गृह मंत्रालय था वो सरदार पटेल जी के पास था और अतिरिक्त विभाग, रियासतों का विभाग भी सरदार पटेल जी के पास में था। रियासती विभाग भी सरदार पटेल जी के पास था, ये गृह मंत्रालय भी इनके पास था। तो इनकी जिम्मेदारी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। आप विद्यार्थियों को पता है कि वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह के अंदर वहां की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका अभी आप दो लोगों ने देखा होगा, गुजरात के अंदर सबसे बड़ा स्टेचू लगा हुआ है पूरी दुनिया का। तो ये पटेल जी ने इन भारतीय रियासतों का, जो 562 रियासतें थी छोटी बड़ी कुल मिलाकर के, इनका एकीकरण करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। सबसे बड़ी बात यह आती है हमारे सामने कि किस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस एकीकरण का प्रयास किया। उन्होंने, उनके सामने दो समस्याएं बड़ी थी। पहली समस्या, छोटी रियासतों का एकीकरण करना। ये छोटी रियासतें कौन सी थी? जैसे कि हमारे राजस्थान में अपने अलवर भी शामिल था, उसमें मत्स्य संघ, अलवर में मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, बृहत्तर राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। तो राजस्थान की रियासतें भी अपना अलग स्वतंत्र महत्व रखना चाहती थी और कई सारे शासक, करौली के शासक, धौलपुर के शासक भी पाकिस्तान में मिलने की बातें चली। और इस तरीके से इन रियासतों की, छोटी छोटी रियासतें जी थी, इनका भी भारत में विलय को लेकर के समस्याएं आ रही थी। इसी तरह मयूरभंज उड़ीसा के अंदर, कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर और पटियाला पंजाब के अंदर और बड़ौदा गुजरात के अंदर, ये ऐसी रियासतें थी जिनका काठियावाड़, सौराष्ट्र, गुजरात के अंदर, इन रियासतों का भारत में विलय करना मुश्किल लग रहा था। लेकिन सरदार पटेल ने अपने पूरे टीम के साथ में एक पूरी व्यूह रचना रच करके और इन छोटी छोटी रियासतों को पूरी तरह विश्वास में लेकर के, इनकी जनता को पूरी तरह विश्वास में लेकर के, और इन छोटी छोटी रियासतों के भारत में, क्योंकि ये रियासतें स्वतंत्र नहीं रह सकती थी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस समय
आज़ादी का जो प्रस्ताव ब्रिटेन की संसद ने पारित किया, उस प्रस्ताव के अंदर यह बात लिखित थी कि ये जो देसी रियासतें हैं 562, इन देसी रियासतों के ऊपर निर्भर करेगा, वो चाहें तो भारत में शामिल हो जाएं या चाहें तो पाक में शामिल हो जाएं, ये रियासतों के ऊपर निर्भर करेगा, या वो चाहें तो स्वतंत्र रह सकें। इस क्लॉज के कारण सबसे बड़ी गफलत हुई, क्योंकि इस क्लॉज से इन रियासतों को लगा कि हम तो, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो स्वतंत्रता है, वो हम क्यों गिरवी रखें भारत के पास में, पाकिस्तान के पास में, हम तो स्वतंत्र रहेंगे। इनके सामने ये बड़ी समस्या थी। इनको इस तरह समझा करके, इस विश्वास में लेकर के और भारत संघ में शामिल करने का पटेल जी के सामने बड़ी चुनौती थी, और इन चुनौती को उन्होंने पूरी तरह से इस आत्मसात किया और इन रियासतों के साथ में संबंध बना करके, और जैसे मैंने बताया आपको, मयूरभंज, कोल्हापुर, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात, काठियावाड़, बड़ौदा, अन्य छोटी छोटी, ऐसा बताया जाता है कि सबसे जो छोटी रियासत थी वो बिलबुरी नाम की एक रियासत थी, बिलबुरी। इसमें कुल जनसंख्या 26 थी। ये सबसे छोटी रियासत थी, और सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद रियासत। इतनी छोटी रियासत से लेकर के हैदराबाद रियासत तक की एक कहानी है, एक पूरा इतिहास है इन रियासतों के एकीकरण का, वो आज हम समझने जा रहे हैं। इन जो रियासतों की मैंने आप लोगों को बताया, इन रियासतों के एकीकरण करने में सरदार पटेल जी को कोई बड़ी समस्या नहीं आई, क्योंकि इन रियासतों को खुद का आत्मनिर्भरता की कोई स्थिति नहीं थी। ये रियासतें पूर्ण रूप से भारत संघ पर निर्भर थी, तो इनका अलग होने का एक नाटक सा ही चला। ये लोग जल्दी ही समर्पण कर चुके थे, और किसी को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, किसी को राज्य में विलय कर लिया गया, और इस तरह इन छोटी रियासतों का एकीकरण करने में पटेल जी को कोई बड़ी समस्या नहीं आई। अब आती है हमारे पास जो बड़ी बात आती है, वो है इन बड़ी रियासतों के एकीकरण करने की। इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि ये बड़ी रियासतों के एकीकरण करने में पटेल जी को क्या समस्याएं आई। सबसे पहले हम बात करते हैं पटियाला रियासत की, जिसको पेप्सू के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब की रियासत थी। यहाँ के शासक ने भी पाकिस्तान के साथ में बातचीत करने का प्रयास किया, उसके बाद आज़ाद रहने का प्रयास किया पटेल जी के समझाने से, और ये रियासत के शासक ने भारत संघ में स्वीकार कर लिया। इसलिए पटियाला रियासत जो पंजाब में थी, जिसको पेप्सू के नाम से भी जाना जाता है, कोई बड़ी समस्या नहीं आई पटियाला रियासत को एकीकरण। इसके बाद में आता है हमारा दूसरा जूनागढ़ रियासत। जूनागढ़ का जो नवाब था वो मुस्लिम था, जो दीवान था वो शहनवाज भुट्टो, जो जुल्फिकार अली खान भुट्टो के पिता थे। शहनवाज भुट्टो, जो जुल्फिकार अली खान भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे, उनके पिता थे। ये जूनागढ़ रियासत के दीवान थे, और शासक नवाब मुस्लिम थे, और जनता हिंदू थी। जूनागढ़ गुजरात के अंदर है। जूनागढ़ के अंदर जो शत्रुंजय पहाड़ियां जैन धर्म के लिए विख्यात हैं, यहाँ पर पार्श्वनाथ ने भी जो पालिताना नाम की जगह है वहां पर तपस्या की थी, और ये बड़ी फेमस जगह है जूनागढ़। तो ये जूनागढ़ जो रियासत है, इसमें अधिकतर जनसंख्या हिंदू थी, शासक मुसलमान था, दीवान मुसलमान था, और शासक भाग करके पाकिस्तान चला गया है, और पाकिस्तान में जाकर के और अपनी रियासत की आज़ादी की बात कहता है, बाद में पाकिस्तान में सम्मिलित होने की बात कहता है। इसको पर पटेल जी ने सैनिक कार्रवाई की, और शहनवाज भुट्टो ने भारत संघ में विलय के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए। इस तरह जूनागढ़ रियासत भारत में शामिल हुई। जूनागढ़ रियासत को शामिल करने में सरदार पटेल जी को कोई बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, थोड़ा सा आसानी से ही शामिल हो गई। इसके बाद में हमारी जो तीसरी जो रियासत आती है, जिसमें सबसे बड़ा विवाद हुआ, वो है हैदराबाद रियासत, दक्षिण भारत की रियासत। ये जो दक्षिण भारत का एक इतिहास है पूरा हैदराबाद की रियासत का, हमने देखा कि चिंगिस खां, जिसको निजामुल मुल्क की उपाधि मिली हुई थी, उसने ये इस रियासत की स्थापना की थी, स्वतंत्र रियासत की स्थापना की थी, और मुगल काल के पतन के बाद में। और इस रियासत का अपना एक इतिहास रहा है स्वतंत्रता का। तो इस रियासत के जो नवाब रहे, जो निजाम कहलाते थे, जो निजामुल मुल्क के बाद में निजाम कहलाते थे, इनका अपनी स्वतंत्रता, अपने जीवन शैली, अपनी इनकी एक सेना भी थी। हैदराबाद एक भारत की एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां रजाकार, जिसमें अधिकतर मुस्लिम सैनिक होते थे, ये रजाकार
सैनिक होते थे, इनके पास अपनी एक सेना भी थी और इनका हमने बताया कि किस तरह स्वतंत्रता का एक इतिहास रहा है। ये मुगल काल से ही ये रियासत स्वतंत्र चली आ रही थी। तो इस रियासत को भारत संघ में शामिल करना एक बड़ा कठिन टास्क रहा। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हैदराबाद की जो रियासत थी इसको एकीकरण करने में क्या दिक्कतें आई। हैदराबाद का जो निजाम था वो पाकिस्तान के साथ बातचीत कर करके और पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था और पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा कर चुका था। यहाँ की भी जनता जो थी हैदराबाद की वो हिंदू थी। 90% जनता यहाँ हिंदू थी और शासक मुस्लिम था। वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था और पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा भी कर दी। घोषणा के साथ में ही अब आ गया यहाँ विवाद की स्थिति कि किस तरह से अब, क्योंकि हमने आपको बताया कि 15 अगस्त 1947 को जो भारतीय आजादी का जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसमें स्पष्ट था कि इनकी इच्छा पर निर्भर करेगा और इन्होंने अपनी इच्छा को देख करके पाकिस्तान में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी और जिससे बड़ा विवाद हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सैनिक कार्रवाई शुरू की और सैनिक कार्रवाई के तहत हैदराबाद के निजाम को घेर लिया गया। और क्योंकि जनता की इच्छा थी, जनता चाह रही थी भारत संघ में मिलना और जो शासक था वो चाह रहा था पाकिस्तान में मिलना, इसलिए इस रियासत के ऊपर सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी और इस ऑपरेशन को गुप्त ऑपरेशन चलाया गया और ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। इस ऑपरेशन पोलो के तहत सैनिक कार्रवाई की गई। इन रजाकारों की सेना को हरा दिया गया और रजाकार भाग छूटे और निजाम को गिरफ्तार करके भारत संघ में हैदराबाद रियासत को शामिल किया गया। यह था हैदराबाद रियासत का अपना इतिहास। अब आता है हमारे साथ में जो हमारी एक बड़ी समस्या आज तक चल रही है वो है कश्मीर रियासत का एकीकरण। जम्मू कश्मीर रियासत भी भारत की सबसे महत्वपूर्ण रियासत थी और ये भारत के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में थी और ये भारत का स्विट्जरलैंड भी कहलाता है पर्यटन की दृष्टि से और अन्य फल या फिर मेवों की दृष्टि से भी जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। इस रियासत को पाने के लिए पाकिस्तान पूरी तरह प्रयास कर रहा था। ये भारत का अखंड हिस्सा है कश्मीर और लेकिन पाकिस्तान इसको प्राप्त करना चाहता था क्योंकि वो पाकिस्तान चाहता था अगर कश्मीर हमारे पास आ जाएगा तो हमारी पूरे दुनिया में महत्व बढ़ जाएगा। इसलिए पाकिस्तान शुरू से ही कश्मीर के ऊपर अपना दाव लगाए बैठा था। किस तरह अब जम्मू कश्मीर की रियासत का क्या होगा ये हम देखते हैं। जम्मू कश्मीर का शासक हरि सिंह, दीवान शाह अब्दुल्ला, जो शेख अब्दुल्ला है उसके पिता जिसको फारूक अब्दुल्ला भी कहते हैं, फारूक अब्दुल्ला के पिता थे शाह अब्दुल्ला। तो ये शासक हरि सिंह हिंदू, उसका दीवान अब्दुल्ला मुस्लिम। और जनता की स्थिति देख लेते हैं कश्मीर के अंदर हम। करीब 80% जनता मुस्लिम है, यहाँ जनता सिख और बौद्ध है। यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर की रियासत का आज पूरी चर्चा करेंगे हम। ये जम्मू कश्मीर की रियासत है और इस जम्मू कश्मीर की रियासत में ये 3 भाग दिखते हैं हमें। ये है कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, और ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है लद्दाख, और ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है जम्मू। इस तरह 3 क्षेत्रों में बटी हुई है कश्मीर रियासत, कश्मीर घाटी, लद्दाख और जम्मू। कश्मीर घाटी में 99% के आसपास मुस्लिम लोग निवास करते हैं, जो वहां की 60% भूभाग पर है कश्मीर घाटी। राजधानी श्रीनगर भी यही है और अधिकतर पर्यटन स्थल भी कश्मीर घाटी के अंदर ही आते हैं। लद्दाख का क्षेत्र यह जनविहीन क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है, जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम पाया जाता है। यहाँ पर जो 5% बौद्ध हैं वो पाए जाते हैं लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत। और यह है जम्मू क्षेत्र का। यहाँ पर 60% जनता हिंदू है, 40% जनता में सिख और मुस्लिम शामिल हैं। ये 3 हिस्से हैं जम्मू कश्मीर रियासत के। इस जम्मू कश्मीर रियासत का हमने बताया शासक हरि सिंह और जनता अधिकतर मुस्लिम थी। 25% जो हमने हिंदू जनसंख्या बताई वो जम्मू के आसपास के इलाकों में रहती है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या आई है, शासक जो था हरि सिंह वो भारत में विलय करना चाहता था, शुरू में स्वतंत्र रहना चाहता था,
लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का दबाव बढ़ता गया, उसने भारत में विलय की तरफ अपना मंतव्य प्रकट किया, लेकिन पाकिस्तान इसके ऊपर अपना अधिकार करना चाहता था। समस्या आती है अब 1948 में, सितंबर 1948 में पाकिस्तान ने यहां से अपने कबायली सेना को, कबायली वहां पर जनजाति के लोग होते हैं, इन कबायलियों का कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर दिया अपने अधिकार को लेकर के। और इन कबायलियों का जैसे कश्मीर पे आक्रमण हुआ, कश्मीर के पास में इतने कोई संसाधन नहीं थे कि वो इन कबायलियों का आक्रमण रोक पाए, इसलिए कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत विलय के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए, भारत विलय पर हस्ताक्षर कर दिए। और इसी समय एक नेहरू जी से बड़ी गलती हो गई। जिस तरह जैसे ही कबायली आक्रमण हुआ और नेहरू जी इस मामले को लेकर के कि भाई पाकिस्तान ने हमला कर दिया है कश्मीर के ऊपर, इस मामले को लेकर के नेहरू जी यूएनओ चले गए, संयुक्त राष्ट्र संघ चले गए। और यूएनओ में जाने के बाद यूएनओ ने 5 देशों की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई और यहां पर यथास्थिति रखने का एक निर्णय दे दिया गया। अब आप लोगों को हम इतिहास के साथ साथ थोड़ी सी ये जानकारी देते हैं कि यहां कश्मीर के अंदर ये जो क्षेत्र है, कश्मीर के अंदर ये क्षेत्र कहलाता है पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, ये क्षेत्र पीओके कहलाता है, जो आज भी पाकिस्तान के पास में है। ये कहां के कब स्थिति थी? यूएनओ ने जो 5 देशों की जो कमेटी बनाई थी, वो 1948 में कहा कि यथास्थिति रखो, जहां जिसकी सेनाएं वहां रखो। तो ये जो पाकिस्तान की सेनाएं कबायलियों के दम पर यहां तक पहुंच चुकी थी। कबायलियों का तो नाम था, ये पाकिस्तान की सेना कबायलियों के भेष में थी और ये यहां तक कब्जा कर चुकी थी। और जब जैसे भारतीय सेना पहुंची, उसने यहां तक का क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया। तो ये देखिए 2 रेखाएं और आप लोगों को दिखाई देंगी कि LAC, 2 नाम आप लोग देख पाओगे, LAC और एक है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये 2 सीमा रेखाएं हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। जो सीमा रेखा है, जो अंग्रेज अधिकारी रेड क्लिफ ने बनाई थी, रेड क्लिफ रेखा, उस रेड क्लिफ के बाद में 2 और सीमा रेखाएं हैं, एक का नाम है LOC और एक का नाम है LAC। ये जो सीमा रेखा है जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और भारत के बीच में, ये कहलाती है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। दोनों के बीच में यहां पाकिस्तान की सेना है और यहां भारत की सेनाएं हैं, लेकिन जो भारत की सेना थी वो यहां थी, बीच में थोड़ा क्षेत्र और है, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये चीन के साथ में भी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रेखा। तो यहां LOC के ऊपर हम दोनों की, हमारे और पाकिस्तान की सेनाएं आज तक रुकी हुई हैं। ये यथास्थिति आज तक बनी हुई है और इसलिए पाकिस्तान को लेकर 1948 में प्रथम युद्ध, 1965 में दूसरा, 1971-72 में तीसरा और 1999 में कारगिल युद्ध तक 4 युद्ध हो चुके हैं, लेकिन आज तक कश्मीर की समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। अभी 2019 में अनुच्छेद 370 के तहत कश्मीर की जो विशेष स्थिति थी, क्योंकि 1954 में जब कश्मीर का संविधान बना तो कश्मीर ने का अपना संविधान है, कश्मीर का अपना झंडा है, कश्मीर का अपना एक वो है नियम कानून कि जिसके तहत कोई भी बाहर का व्यक्ति कश्मीर में किसी प्रकार का कोई आवास नहीं बना सकता, किसी प्रकार की नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकता। इन सबको 2019 में सरकार ने उस 370 को खत्म कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर को तोड़ करके लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और जम्मू कश्मीर को भारत का एक राज्य बना दिया गया है। इस तरीके से ये जो सिनेरियो था, इसके अंतर्गत हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पर हस्ताक्षर कर दिए और 1948 में भारत का अभिन्न अंग कश्मीर बन गया। 1954 में वहां के संविधान निर्माण के बाद हमने उसको विशेष राज्य का दर्जा दे दिया। उस विशेष राज्य का दर्जा अभी 2019 में खत्म कर दिया गया है। इस तरह भारतीय रियासतों का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके साथ में एक और घटना जो 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। गोवा हमारा सबसे छोटा राज्य है, यहां पर स्थित है। इस गोवा राज्य को 1961 में अंतिम स्थान था जो भारतीय संघ में मिला
1961 में गोवा को भी पुर्तगालियों से स्वतंत्र करा के भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। इस